टॉपिक है वो है G20। सबसे पहले ये तो क्लियर है कि ये 20 देशों का एक समूह है, उसमें कुछ यूनियन है। ये सब तो बहुत अच्छे से क्लियर है। लेकिन ये 20 कैसे पहुंचा या 20 तक के पहुंचने की कहानी क्या है? ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि 20 तक की पहुंचने की कहानी क्या है। और वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बाकी चीजें तो आपने सब पढ़ लिया होगा शायद, अब तक की न्यूज़पेपर में भी आ गया कि कौन कौन सी मतलब अगर हम बात करें तो नटराज की मूर्ति, तो वो सब मैं आपको पीपीटी में दे चुका हूँ। आपको थोड़ी सी इंग्लिश में आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो हम कवर करेंगे वो ये है हमारा कि G20 बना कैसे, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और वो कौन कौन से फैक्टर है जिसने कि G20 को जन्म दिया, वो कौन से क्राइसिस है जिसने कि G20 को जन्म दिया। कुछ वर्ड आप समझते होंगे, इसको हम ट्राइका बोलते हैं या शेरपा बोलते हैं। ये ट्राइका क्या है, ये शेरपा क्या है, इन सबको कहीं ना कहीं हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, G20 में ट्राइका और शेरपा, इनको भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट होती है ये कहानी 1967 से, 1967 की ये कहानी है। क्या होता है आपको पता है, अभी भी गाजी पट्टी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी में तो क्या होता है, दो देश होते हैं, इजिप्ट और सीरिया। इनको लगता है अरे इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है, इस पे आक्रमण करते हैं और इसको हरा देते हैं। इजिप्ट और सीरिया इजराइल पे आक्रमण करते हैं। इजिप्ट और सीरिया किस पे आक्रमण करते हैं? इजराइल पे आक्रमण करते हैं, और ये सोच के आक्रमण करते हैं इनको तो हराना बहुत आसान है, तो हम इस पे एक अटैक करके इसको हरा देते हैं। लेकिन होता उसका अपोजिट है। इजराइल जो है वो इजिप्ट और सीरिया को डिफीट कर देता है। इस प्रोसेस में, इस सिलसिले में इजिप्ट और सीरिया का जो सपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है अरब नेशन के द्वारा। अरब नेशन में आपको पता है यूएई वगैरह, सऊदी अरब, अरब नेशन के द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर इजराइल का जो समर्थन करता है, उस समय यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं जिसका नाम होता है निक्सन। तो निक्सन जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन करता है। इजराइल का समर्थन करने वाला निक्सन है। और वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इजिप्ट और सीरिया का समर्थन करने वाला कौन है? इजिप्ट और सीरिया का समर्थन करने वाला अरब नेशन है। तो कह सकते हैं कि जो वॉर इजराइल और इजिप्ट में थी, वो वॉर अब कहीं ना कहीं अरब नेशन और इस पर्टिकुलर व्यक्ति निक्सन या कह सकते हैं यूएसए के साथ शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों दोनों ने सपोर्ट किया। अब क्या होता है आपको पता है, अरब नेशन के पास एक ही चीज है, वो है ऑयल। दे आर सरप्लस इन ऑयल। उन्होंने कहीं ना कहीं इनका ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाना या ऑयल के जो डिमांड है उसको नहीं देना, इन सब रीजन से क्या होता है, इन देशों में अरब नेशन, सॉरी, जो यूएसए है, जो डेवलप्ड नेशन है उस समय के यूएसए वगैरह में, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है। तो 1970 में ऑयल प्राइस बढ़ने से, इस रीजन की वजह से, इस वॉर की वजह से, इस कहानी की वजह से एक इकोनॉमिक रिसेशन होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है। और वो क्राइसिस मेजरली उन बड़े देशों में आता है इंक्लूडिंग यूएसए। इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है, आर्थिक स्तर की एक क्राइसिस आ जाती है। अर्ली 1970 की ये बात है। तो जो चार बड़े नेशन जो इससे इम्पैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि अगर हम अपने घर में सब कुछ ठीक रखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है अगर बाहर की क्राइसिस आएगी तो वो हमें जो है वो प्रभावित नहीं करेगी। तो उनको लगता है क्यों नहीं हम साथ आए और साथ मिलकर अगर हम कुछ करने की कोशिश करें तो हम ये जो क्राइसिस है या जो अरब नेशन के द्वारा क्राइसिस हमें दिया गया है उससे हम लड़ सकते हैं। तो शुरू में सिर्फ चार देश साथ आते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस और क्या बोल रहे हैं बताइए, कौन सा देश था चौथा? जर्मनी। तो ये चार देश जो है वो साथ आते हैं और इन्होंने कहते हैं कि ठीक है, हम चार देश साथ आ गए। ठीक है, अभी ये क्या है, G4 कह लीजिए इसको। तो ये G4 साथ आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल देश थे, उस समय के बड़े इकोनॉमिक पावर थे। और उन वो जब प्रभावित हुए तो साथ आके कहते हैं कि हम आपस में इकोनॉमिक टाई करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ G20 का जो हम कहानी पढ़ रहे हैं ये तो सिर्फ इकोनॉमिक वजह से आ रहा है। इनके इनके बीच में कोई पॉलिटिकल टाई नहीं है, इनके बीच में कोई मिलिट्री टाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्तर पर साथ आ रहे हैं और आर्थिक स्तर के लिए ये साथ आए हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इनको ऐसा लगता है क्यों नहीं हम कुछ और इकोनॉमिक डेवलप, आर्थिक स्तर पर जो कुछ और देश जो कि ज्यादा डेवलप है, हम उनको क्यों नहीं इसमें इंक्लूड करें। इसी सिलसिले में ये दो और देश को अपने साथ जोड़ते हैं जिनका नाम है
इटली और जापान, इटली और जापान, ये दो देश जुड़ने के साथ ही ये G4 G6 हो गया। अब इनको लगा कि चलो एक और देश है जो कि थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, हम उसको भी जोड़ इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये ग्रुप 7 बन जाते हैं 1976 में कनाडा एडिशन के साथ। तो 1976 में ये कनाडा को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब जो इनके पास है वो कौन कौन से हो गए, अगर अभी हम इसके इनके चीजों को देखें, ठीक है, अब इनके पास है यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ये कनाडा। तो ये मिला के बनाते हैं G7। तो एक उत्पत्ति होती है 1976 में जिसको कि फॉर्मली कहा जाता है G7, और ये ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री, उस समय इसको इंडस्ट्रियल नेशन भी कहा जाता था, औद्योगिक देश भी कहा जाता था, जिसमें कि औद्योगिक मतलब बहुत ज्यादा प्रसार प्रसार हो रहा था, और उस समय इनकी इकोनॉमिक काफी अच्छी थी। यहां तक तो सही था, ये लोग साथ आए, इन्होंने साथ लड़ा और शायद अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व भी किया। लेकिन फिर धीरे धीरे इनको पता था, और आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये मैं किस पीरियड की बात कर रहा हूँ, 76 की बात कर रहा हूँ। इस समय क्या चल रहा था पूरे विश्व में, शीत युद्ध, बिल्कुल, कोल्ड वॉर। तो ये जो कोल्ड वॉर जो था, ये जो कहानी थी शीत युद्ध की जो उन्होंने बताया, तो ये जो यूनिट है जिसका मैंने नाम लिखा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ये वही यूनिट है जो कि उस समय यूएसए के साथ खड़े थे, ठीक है, जो कि वो हम जो पढ़ते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यूएसएसआर। इसमें आपको कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप्स है, ये जो ब्लॉक है, वो नाटो के ब्लॉक दिखाई देते हैं। तो एक तरह से कहिए कि जो नाटो ब्लॉक में जो इकोनॉमिक डेवलप देश थे वो साथ आ गए। कहानी इनकी ठीक है, यहाँ तक इन्होंने अपना इकोनॉमिक क्राइसिस किया, इजराइल और इजिप्ट का मामला जो था जहां से शुरू हुआ था वहां तक तो इनका चीजें यहाँ पे सही चला। अब क्या हुआ, 91 में डिसइंटीग्रेशन हो गया, और ग्रुपिज्म वो वाला जो कोल्ड वॉर वाला था वो खत्म हो गया। तो लगभग 22 साल बाद एक और देश इसमें इंक्लूड हो जाता है, और उस देश का नाम है रसिया। तो G7 फिर से क्या बन गया अब आपका, G8, इंक्लूडिंग रसिया, ये बन गया आपका G8। कौन कौन से देश हो गए, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और रसिया। तो ये मिला के आपके बना देते हैं G8। तो जो कहानी G4 के साथ शुरू हुई थी, ग्रुप 4 के साथ शुरू हुई थी, वो कहाँ पहुंच गई अब, G8 के बाद। ऐसे एक इसमें छोटी सी कहानी भी है, रसिया बाद में क्रीमिया पे अटैक कर देता है और उसको बाहर भी गया जाता है। खैर अभी बहरहाल रसिया सदस्य है, जो 2014 की कहानी। अब ये तो एक कहानी हमें समझ आ गई। इस बीच में एक चीज और होता है, 1997 में ही, उसी ईयर में 1997 में एक क्राइसिस आता है साउथ ईस्ट एशियन पे, जो कि थाईलैंड, मलेशिया, कुआलालंपुर, इन सब पे भी वही ऑयल क्राइसिस और इकोनॉमिक रिसेशन आता है। और ये जो है ना कहीं काफी विकसित देश उसमें होते हैं, मतलब विकास की काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, कुआलालंपुर, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जो कि विकास की रफ्तार पे बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम में जब वहां पे क्राइसिस आता है, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड में, उस समय एक बुक भी लिखा जाता है कि पेपर टाइगर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इसको कहा जाता है पेपर टाइगर, क्योंकि तो इन्होंने विकास की एक नई कहानी लिखी थी। ये देश काफी विकसित है, लोग उस मॉडल को मान रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है एक तरह से ऑयल क्राइसिस जो है इन देशों को, साउथ कोरिया को, इन सबको इम्पैक्ट करना शुरू करता है। और इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो उन देशों पे भी जाता है जो जो हमारे G8 वाले ग्रुप है उन पे भी जाता है। तो जो G8 वाले ग्रुप थे उनको ऐसा लग रहा था कि हम आपस में जो 5-6 बड़े बड़े विकसित देश है जो इकोनॉमिक लेवल का, आर्थिक फ्रंट पे अगर साथ आ जाए तो कहीं ना कहीं हम सब कुछ जीत सकते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब इनका इम्पैक्ट जो है वो साउथ कोरिया को इम्पैक्ट करता है, थाईलैंड को इम्पैक्ट करता है, और ये फाइनली उन देशों को इम्पैक्ट करने लगता है, तो उनको लगता है कि वैश्वीकरण के इस दौर में जब तक सभी साथ ना आ जाए, या सभी देश एक ऐसे ग्रुप ना बना ले, तब तक अगर कोई एक देश पे इम्पैक्ट होगा तो उसका प्रभाव सभी देशों पे पड़ेगा। तो ये जो लोग तेज बने थे कि हम आर्थिक स्तर पे ही हम चीजें सुलझा लेंगे, ठीक है, तो उनको ऐसा समझ आ गया कि नहीं नहीं, आपस से ही नहीं होगा, हमको लगभग जो बड़ी कंट्रियां हैं, बड़ी देश हैं, या जो विकसित या डेवलपिंग कंट्री हैं, उन सबको साथ लाना पड़ेगा, तभी एक कहीं ना कहीं एक समझौता हो सकता है। जैसे इस बार का जो लोगो भी यही था ना कि
मतलब हम कह रहे थे कि पूरा विश्व जो है वो एक नेशन एक फैमिली है, इस तरह का आप बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का भी दौर था 91 के बाद। तो इन सब ने फेस फोर्स किया, कह सकते हैं मजबूर किया उन G6, 7 या 8 वालों को कि भाई और लोगों को इंक्लूड करो, वरना थाईलैंड क्राइसिस भी तुमको इम्पेक्ट करेगा। ऐसा मत सोचो कि आपस की क्राइसिस ही हम में रह जाएगा, थाईलैंड क्राइसिस भी होगा, मलेशिया में होगा, इंडिया में भी क्राइसिस होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमको जो है वो कहीं ना कहीं जो है ये करेगा। तो अब इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि हम कुछ लार्ज मतलब कंट्री को इंक्लूड करते हैं। लार्ज किस बेसिस पे? जो कि इकोनॉमिक बेसिस पे लार्ज कंट्री है, ठीक है, मिलिट्री बेसिस पे लार्ज कंट्री है। अभी तक तो सिर्फ इकोनॉमिक पे ही ले रहे थे। अब उन्होंने कहा नहीं नहीं, मिलिट्री और पॉपुलेशन, क्योंकि इनका जो है बाकी चीजों को भी इम्पैक्ट होता है। तो इन सब चीजों पे और भी मतलब क्राइटेरिया उसने इंक्लूड किया, इकोनॉमिक के अलावा भी 2-3 क्राइटेरिया उन्होंने इंक्लूड करना शुरू किया। इस आधार पर 4 और कंट्री जुड़े, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। इस आधार पर जो आपके पास G8 था उसमें 4 और कंट्री जुड़ गए, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना और इंडिया। इंडिया कह सकते हैं पॉपुलेशन के आधार पर या डेवलपिंग नेशन की तरफ। तो चाइना और इंडिया, तो ये बन गए G12। तो पहला फेज G4 से स्टार्ट होता है, कह सकते हैं उसी फेज में, पहले ही फेज में और इंक्लूड करके G8 तक पहुंच जाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है, एक्सपेंशन कर लीजिए कि और क्राइटेरिया ऐड हो जाता है, और सेकेंड फेज में ये G12 बन जाता है। तो G8+4, तो ये क्या बन गया, G12। अब इनका थर्ड फेज स्टार्ट होता है कि ठीक है ये तो सही है, लेकिन 2008 में जब ये चीजें चलती रहती है, तो 2008 में यूएसए में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आता है, जिसको कि लेमन ब्रदर क्राइसिस भी बोलते हैं। वहां पे 2 स्टॉक एक्सचेंज था, वो क्रैश कर जाता है, बहुत चीजें होती है वहां पे। तो उनको फिर फोर्स होता है कि हमको और लोगों को इंक्लूड करना है। तो इसका थर्ड फेज स्टार्ट होता है, इसमें कि लोकल रीजनल आइडेंटिटी, जो लोकल पावर होते हैं अपने अपने कंटिनेंट में, अपने अपने कंटिनेंट में जो लोकल रीजनल पावर है उनको इंक्लूड किया जाता है इसके बाद। तो अलग अलग कंटिनेंट से इन्होंने लोगों को उठाना शुरू किया। तो नॉर्थ अमेरिका से ये उठाते हैं मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका से किसको उठाते हैं, वहां पे उस कंटिनेंट में इनका प्रभाव होता है, तो वहां से ये उठाते हैं मैक्सिको को। ये सारी चीजें आपको मैप में देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ है, क्योंकि मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से ये उठाते हैं, ये सारे मैं कंटिनेंट का नाम लिख रहा हूँ। अर्जेंटीना, ब्राजील तो आ गया ना ऊपर G12, अर्जेंटीना, ठीक है। उसके बाद ये एशिया प्लस यूरोप दोनों से उठा के उठाते हैं टर्की, एशिया और यूरोप दोनों से उठाते हैं टर्की। टर्की को शायद वो भी बोलते हैं, दोनों के बीच का है, दोनों जगह इसका हुआ है। तो टर्की, एशिया और यूरोप से ये उठाते हैं टर्की। साउथ ईस्ट एशिया से उठाते हैं इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया से उठाते हैं इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशिया से उठाते हैं इंडोनेशिया। इसके बाद मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट से उठाते हैं सऊदी अरबिया। मिडिल ईस्ट से उठाते हैं सऊदी अरबिया। इसके बाद आता है ओशियाना रीजन, वहां से उठाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना रीजन से उठाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ओशियाना रीजन से उठाते हैं ऑस्ट्रेलिया। यूरोप से पूरा यूरोपियन यूनियन ही है, पूरा यूरोपियन यूनियन ही आ जाता है यूरोप से। और एक और इंक्लूड होता है इसमें, साउथ कोरिया। तो 12 तो ये पहले बन गया था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये बन जाता है आपका G20। इस तरह से G20 का निर्माण होता है। अब हम आते हैं कि क्या भारत को जो इसकी मेजबानी मिली थी, इसमें भारत का कुछ स्पेशल इफेक्ट था, कुछ स्पेशल एफर्ट था, या ये ऐसे ही मिलता ही?
रोटेशनल पॉलिसी थी, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही, रोटेशनल पॉलिसी थी। तो भारत को ये रोटेशनल पॉलिसी से मिला था। यानी कि अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, ये पता नहीं काम नहीं कर रहा है, इधर से प्लस से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, यूएन है, उसका एक स्ट्रक्चर है। अब देखिए, इसका कोई हेडक्वार्टर तो है नहीं, कोई ऐसा जगह तो नहीं है जहाँ ये स्ट्रक्चर वाला यूएन, हम कहते हैं कि यूएन हेडक्वार्टर है अपना, उसका अलग अलग यूएन, इसको हर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, सब कुछ आप पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ नेशन है जो कि इनफॉर्मल कह सकते हैं आप, कि इनका कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं। तो स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो नो सेक्रेटेरिएट, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, नो सेक्रेटेरिएट, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है इसमें, कोई कहीं हेडक्वार्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर में आपको ये बात। फिर ये होता क्या है, तो ये काम करता है प्रेसिडेंटशिप से। हर साल, जैसा कि हमने कहा कि इंडिया ने कुछ स्पेशल तो नहीं किया, रोटेशनल, रोटेशनल होता है ये, हर साल घूम के जाता है। तो अब अगर अगले बार इंडिया को चाहिए तो 19 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 तो ऐसे ही, अगर मान लीजिए अफ्रीकन यूनियन 21 हो गया, तो रोटेशनल लेवल पे इसको होता है। एक ही बार जो है यूएसए को मिला था, जब ये 2008 में G20 फॉर्मली हुआ था। तो 2008 में भी यूएसए ने किया था, 2009 में यूके ने किया था, 2010 में फिर से यूएसए ने किया था, क्योंकि वो यूएसए है। इसका जवाब बस एक ही है, क्योंकि वो यूएसए है, वो कर सकता है, वो उसको चाहे तो अगले बार भी कर दे। ठीक है, तो वो बस अभी तक सिर्फ एक बार कि यूएसए ने किया था 2010 में, जिसमें कि कह सकते हैं कि एक्सेप्शनली उनको दिया गया था, अपवाद के तौर पर उनको दिया गया था। अदरवाइज ये रोटेशनल होता है। भले इंडिया को रोटेशनल मिला, लेकिन इंडिया ने इसको कैपिटलाइज बहुत अच्छे तरीके से किया, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया, ये समझ आता है। अब ठीक है भाई, ये तो समझ आया कि भाई इसमें कोई सेक्रेटरीट नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, प्रेसिडेंट है। तो फिर ये वर्क कैसे करता है? आज मान लो हम लोग क्लास में बैठ के सब कुछ बोल दिए, वर्क कैसे करता है? इसके जो वर्क करने का सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ट्राइका सिस्टम। इसके जो वर्क करने का सिस्टम है वो है ट्राइका सिस्टम। ट्राइका सिस्टम मतलब ये होता है कि इसमें तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये तीनों का जो है वो कहीं ना कहीं होता है। पास्ट में कौन था पिछले बार? बाली, इंडोनेशिया, जो इसका प्रेसिडेंट था, इंडोनेशिया। इसके बाद प्रेजेंट इंडिया, फ्यूचर ब्राजील। तो ये तीनों देश के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो शेरपा होते हैं और बाकी जो लोग होते हैं, उनके ऊपर ये ऑनर्स होता है कि जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी डिक्लेरेशन हुआ, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इनकी एक तरह से कहिए वर्किंग बॉडी या इम्प्लीमेंटिंग बॉडी वो ट्राइका है। ठीक है, ट्राइका में जो है वो तीनों देशों के होते हैं, और फिर उनका ही काम होता है कि वो एजेंडा अपना काम करे और उस पे चीजों पे जो है वो काम करे। तो ट्राइका है। तीन आपको बता ही दिया कि ट्राइका कौन कौन है वो। अब इसमें एक चीज आप सबने देखा होगा कि जब इसकी मीटिंग शुरू हुई थी, तो कभी अमृतसर में हो रही थी, कभी कश्मीर में हो रही थी, और फिर उसके बाद ये प्रगति मैदान में हुई। तो क्या ऐसा था क्या कि अलग अलग G20 हो रहा था, पूरे साल भर चलता है? ऐसा तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो समझ नहीं आया होगा कि भाई कश्मीर में क्यों हुई, अमृतसर में क्यों हुई, या फिर और बाकी जगहों पर क्यों हुई? तो क्या लगा आपको क्यों हुआ? G20 एक इंटरनेशनल ग्रुप है, अंतरराष्ट्रीय ग्रुप, उसको स्टेट के प्रॉब्लम से क्या लगा देना है? तो स्टेट से क्या मतलब? अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जगहों पर बात हुई, कुछ हद तक सही है। ठीक है, और अलग अलग मुद्दों पे बात हुई। उसको इसको ना तीन तरीके में जो ये ट्रैक करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके वर्किंग, जैसे हमने स्ट्रक्चर को समझा, वैसे इसका वर्किंग जो तरीका होता है वो तीन तरीके से ये काम करते हैं। इनका पहला वाला, क्योंकि ये बना किस लिए था? फाइनेंस के लिए, इकोनॉमिक के लिए। शुरू में हेड ऑफ द स्टेट नहीं मिलते थे। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, शायद आप इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे भी, कि एक होता है कन्वेंशन, एक होता है सबमिट। दोनों में अंतर यही है, कन्वेंशन में कोई भी जाता है, जैसे इकोनॉमिक मिनिस्टर चला गया, फाइनेंस, और जो सबमिट होता है उसमें हेड ऑफ द स्टेट ही जाते हैं जैसे। तो इनिशियली ये जो G20 था वो क्या था?
जब तक 2008 के बाद तो पहले की बात करें तो ये वर्क करता था एज ए कन्वेंशन, जिसमें कि गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर जाते थे, जैसे आरबीआई है भारत में, उसके गवर्नर जाएंगे और जो है फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब जाएंगे, इसमें हेड ऑफ द स्टेट नहीं जाएगा। तो इनिशियली ये जो है एज अ फाइनेंशियल, इसका एक अपना एक फाइनेंशियल टास्क होता है, यानी वर्किंग का जो पहला स्टेप होता है इसका फाइनेंशियल टास्क होता है, और वो इसका काम ये होता है, फाइनेंशियल ट्रैक बोलते हैं इसको। फाइनेंशियल ट्रैक होता है जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक चीजों को अभी भी यही यूनिट रिजॉल्व कर रहा है, यही यूनिट जो अभी भी इकोनॉमिक चीजों को रिजॉल्व कर रहा है। जैसे आप फाइनेंशियल अगर आप देखें तो कश्मीर में, अमृतसर में, जहां जहां मीटिंग हुई होगी फाइनेंशियल, तो वो होगी। इसके बाद आता है इसका दूसरा ट्रैक, पहला ट्रैक है फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा ट्रैक इसके वर्किंग का आता है, इसको हम बोलते हैं शेरपा। इस साल के जो शेरपा थे भारत के, वो अमिताभ कांत थे। ये मेन पॉलिसी मेकर होता है, ये मेन पॉलिसी डिसीजंस लेता है, और ये डायरेक्टली अपने हेड ऑफ द स्टेट को, हर एक G20 में, हर एक जगह, हर एक ये स्टेट का अपना अपना शेरपा होगा, और वो अपने हेड ऑफ द स्टेट से बात करेगा। जैसे आपने अमिताभ कांत का सुना होगा कि हमें बहुत मुश्किल आई कि सबको एक साथ लाना, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को तैयार करना, इसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें आई, ठीक है। तो वो किससे बात करता होगा, क्या बिडेन से डायरेक्ट बात करता होगा अमिताभ कांत की भाई ये चीजें मैं करना चाह रहा हूँ, यूएसए समर्थन कर रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है, यूएसए ने अपना एक शेरपा तय किया होगा, उससे जो है अमिताभ कांत बात करता होगा, और फिर वो अमिताभ कांत प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट करता होगा। शेरपा ट्रैक इसको हम बोलते हैं, जो कि हेड ऑफ द स्टेट को रिपोर्ट करता है डायरेक्ट। इसके बाद जो अभी मैं बात कर रहा था, जो उन्होंने कहा भी कि अलग अलग मुद्दों पे बात होता है, उसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट ग्रुप या इंगेजमेंट ट्रैक। अलग अलग चीजों पे, ताकि डिक्लेरेशन जो तैयार की जाए वो उस चीजों पे की जाए। इंगेजमेंट ग्रुप और इंगेजमेंट ट्रैक पे जो है, इस पे कहीं ना कहीं बात होती है। अगर बिजनेस पे बात होगी, किसी को नाम देते हैं B20, बिजनेस 20, जैसे अमृतसर में, ठीक है। अगर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स मिल रहे हैं अलग अलग देशों में, उसको सिविल सोसाइटी 20 बोलते हैं। अगर टूरिज्म के हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, T20। लेबर पे हो रहा है तो लेबर 20। अगर ओमेन मुद्दों पे हो रहा है तो ओमेन 20। अगर यूथ के मुद्दों पे हो रहा है तो यूथ 20। तो ये फिर जो है वो चलता रहता है हर एक, मतलब अलग अलग मुद्दों पे, ठीक है। बायलेटरल टॉक, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट और इंडिया का बायलेटरल टॉक, मतलब इसके अंदर एंगेजमेंट ग्रुप में बायलेटरल टॉक भी आता है, ठीक है। ओमेन 20 अगर हो गया, सिविल 20 हो गया, बायलेटरल टॉक है, यूथ है, तो ये सब चीजें जो है इसमें दिखाई देता है। अब ये तो इसका मेन था, हमने स्ट्रक्चर समझा, हमने फॉर्मेशन समझा, हमने वर्किंग समझा। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जो कि इसमें इस साल जो है कई सारे मुद्दों पे बात हुई इसके ऊपर। अगर आप इसका लोगो देखेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम बताता है, लोटस यूज किया गया है इसमें, कि 7 पेटल है, और वो 7 पेटल 7 कंटिनेंट को दिखा रहा है, वन अर्थ वन फैमिली को बता रहा है। कई सारे चीजें यूज की गई हैं, मैं वो आप पे छोड़ता हूँ, आप उसको पढ़िए कि क्या क्या चीजें उसमें यूज की गई है, उसका क्या महत्व है, नटराज जो गिफ्ट दिया गया है, वो सारे आपके करंट अफेयर नोट्स में भी पड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है, एक तो पार्टनरशिप, इसको हम मोदी की डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे सब एग्री हुए। बायोफ्यूल, जो कि इथेनॉल की बात करें, 20% पेट्रोल के साथ इथेनॉल वगैरह भी इस्तेमाल किया जाए, इससे भी कहीं ना कहीं इंडिया को फायदा होने वाला है इन फ्यूचर। जो हमारा एक कार्बन इमिशन जो है 2070 तक जो है, जिसको कि हम जीरो करना चाहते हैं, उसमें हमको फायदा होने वाला है, तो वो आप वहां से पढ़िए। इसके अलावा जो है स्पाइस रूट, हम चाइना को काउंटर करेंगे OBOR में। जो चाइना वन बेल्ट वन रोड बना रही है, तो हम इस तरह अगर स्पाइस रूट बनाने में सक्सेस हो गए, तो उससे हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले हमको जो यूज करना पड़ा था स्वेज केनाल, तो स्वेज केनाल अगर आपको अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बहुत पतला है, तो वो स्वेज केनाल से जो जहाजें जाती है उसको समय बहुत ज्यादा लगता है, रुकना बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वो है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बात की है, ग्लोबल हेल्थ पे हमने बात की है, और ऑलमोस्ट लगभग सारे चीजों को माना गया है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेररिज्म पे टैकल करने के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन में आपका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बात हुई है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को भी हमने दिखाया, क्योंकि यूएसए चाहता था कि हम कुछ ना कुछ अगेंस्ट रशिया बोले, हमने वो भी नहीं बोला, हमने वही नाम वाली पॉलिसी अपनाई, इंटरनल लाइन मूवमेंट वाली, कि हम पीस लविंग है, ठीक है, लेकिन हमने रशिया के अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोला।
इसमें कुछ स्पेशल इनवाइटी होते हैं, उनके नाम आपके पीपीटी में पड़े हुए हैं। स्पेशल इनवाइटी कौन है? स्पेन परमानेंट स्पेशल इनवाइटी है, ठीक है, उसको भी आप पढ़िए। स्पेशल इनवाइटी क्यों होता है ये भी आपको मैंने मतलब कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने का फायदा बाद में भारत को मिलेगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में जो छोटे छोटे करीब 50 देशों का ये समूह है, लेकिन इंडियन ओशियन में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो भारत कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के तहत इस पे कंट्रोल करेगा, पायरेसी पे कंट्रोल करेगा। और ये जो है ना रिसोर्स रिच देश है, जो कि जो जितने भी इस तरह के देश ये सब रिसोर्स रिच देश है। तो कहीं ना कहीं इन देशों का रिसोर्स, क्योंकि भारत ने इनका नाम प्रपोज किया, इन देशों का रिसोर्स से फायदा होगा। और ये देश जो है वो यूएन के मेंबर है, 193 मेंबर्स में अफ्रीकन यूनियन भी है। तो कहीं ना कहीं वो हमें जो है सपोर्ट करेगा यूएन के परमानेंट मेंबर बनने में। तो भारत ने ये भी एक डिप्लोमेसी कर सकते हैं, या मोदी जी के जो गला लग रहा है उसको हग्लोप्लोमेसी कहते हैं, एक नया वर्ड आया है, हग करने की जो डिप्लोमेसी है, उससे भी हमें कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो ये थी आपकी G20 टॉपिक।